धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस है 14 अगस्त, और आज नागपुर में छोटे छोटे जनसभाएं भी हुई। जैसे कि अभी नितिन गजबे ने बताया आपको कि आने वाले 17 अगस्त 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में पूरे महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा के माध्यम से जनसंवाद किया जाएगा। इस संवाद यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। बीटी एक्ट 1949 क्या है ये समझाया जाएगा, और किस तरह से बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी विरासतों पे कब्जा किया गया है, विरासतों पे अतिक्रमण किया गया है, बौद्ध संस्कृति विरासतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप को मिटाया गया है। ये तमाम ऐसे विषय जो बहुत संवेदनशील है, और खास बीटी एक्ट महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो करीब 134 साल से समाज लड़ता आ रहा है, उस आंदोलन की दिशा और दशा अभी वर्तमान में क्या है। और 12 फरवरी 2025 से बोधगया में जो धरना शुरू हुआ, उस धरना को 90 दिन चलाया गया, और 90 दिन के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन महाबोधि महाविहार में जितनी उपासिका यहाँ से नागपुर से महाराष्ट्र से गई थी, उनके साथ बौद्ध विहार परिसर में पुलिस के कुछ जो सिविल ड्रेस में थे, उनके साथ मिलकर वहां के कुछ लोकल गुंडों लोगों ने जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए, जिसके विरोध में नागपुर महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं ने विरोध किया। विरोध करने पे उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, और उनको वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। जिसके लिए हम वहां पहुंचे और पुलिस से कहा कि आपकी मौजूदगी में, आपकी होते हुए महाबोधि महाविहार जहां सुरक्षा के घेरे में रहता है, पुलिस को यहाँ पर हर तरह की चौकन्नी बरतनी पड़ती है। उसके बावजूद भी खास जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस को पता भी नहीं चला। तो पुलिस उस समय मामले को दबाते हुए एफआईआर की बात करने लगे कि एफआईआर दर्ज करा दीजिए। कितनी बात ही हो रही थी कि वहां पर पहले से ही घात लगाए हुए खड़े थे, कुछ करीब करीब मुझे लगता 50-60 ऐसे लोकल के गुंडे बुला रखे थे, और उनका हर साल यही काम होता है कि कभी डुगेश्वरी पहाड़ी पर दहशतगर्दी पैदा करना, कभी महाबोधि महाविहार के आसपास खड़े होकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाना, और बौद्धों की आस्था और उनके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करना, जिससे कि बुद्धिस्ट लोगों की भावनाओं को ठेस लगे, थोड़ा वो भी क्रोधित हो और बात विवाद में बदल जाए, और विवाद का परिणाम ये हो कि वहां पर जितने श्रद्धालु बौद्ध उपासक जाते हैं उनमें एक दहशत पैदा हो जाए, वो महाबोधि महाविहार जाना बंद कर दे। इस हादसे के बीच जब हम पहुंचे, पुलिस पर दबाव बनाया गया, उन लोगों ने नारेबाजी करी, हमारे लोगों ने भी पुलिस का जवाब दिया। इसी बीच बचाव के चलते हुए वो लोग तो भाग गए और हम लोग अपना वापिस धरने की तरफ चले, तो पुलिस की कम से कम 8-10 गाड़ियां हमारे पीछे पीछे, और उस रात उन्होंने 1:30 बजे एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। मुकदमा लिखा गया, 68 दिन जेल काट के आए। प्रशासन पे क्या दबाव बना, कैसा दबाव बना, ये सब चीजें समझ में आई। तो धीरे धीरे समझते ये आया कि आंदोलन को केवल सरकार ही खत्म करना नहीं चाहती थी, पहले की भांति कुछ ऐसे स्वार्थी महत्वाकांक्षी लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में इस आंदोलन खत्म करने के भी प्रयास किए। तो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस ये सब मुद्दों को समाज के बीच में लेकर जाएगी।
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 15 मई को वहां से धरना हटा, धरना हटने का कारण था कि समाज जागरूक नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ और सरकार ने आसानी से हमारा धरना हटा दिया। ये धरना तब हटाया गया, अगर सरकार हटाना चाहती तो तब हटा सकती थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और सरकार ने बहुत बड़ा दबाव बनाया था। दबाव तो असर कर गया था, हमारे एक पक्ष ने तो लिखकर भी दे दिया था कि आंदोलन स्थगित करते हैं, पर हमारे होने की वजह से पुलिस आंदोलन हटा नहीं सकी। हमने जाकर विरोध किया, उनके प्रस्ताव को ठुकराया और प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रह गया, पर धरना खत्म नहीं हुआ। हमारे जेल जाने के बाद अब प्रशासन को, पुलिस को लगने लगा कि जो रोकने वाले थे वो जेल चले गए, अब यह धरना हटाया जा सकता है। तो फिर से अब तो वजह भी नहीं रही थी उनके पास। पहले तो माने जा सकते थे कि वजह थी कानूनी, प्रशासन का, सरकार का दबाव था कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध हो रहा है, तो उस समय इमोशनली कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था सरकार के हित में। पर इस बार तो अब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं था, तो ऐसी कौन सी वजह बनी? ये सारी बातें कि 15 मई को धरना खत्म कर दिया गया, कौन सी साजिश हुई, किन किन लोगों की साजिश के बीच में ये साठगांठ बनी कि धरना खत्म हुआ। तो हमने जब जेल से बाहर निकले कहा कि धरना भले ही खत्म हो गया हो, पर हम आंदोलन को जिंदा रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और देश में हर एक राज्य में जाकर भारत के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। एकजुट करने की यात्रा है धम्म ध्वज यात्रा। इसके माध्यम से सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में सभी जिलों में जाकर समाज को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। किन किन धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या क्या धाराएं लगी, क्या आरोप आपके ऊपर लगे? सबसे मुख्य धारा 307 एक धारा है जिसको अभी 109 कहते हैं। तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जिक्र होता है कि मारने का प्रयास किया गया और मेडिकल में मारने की कोई पुष्टि नहीं हुई और एफआईआर में तो ये लिखा था कि पसली भी तोड़ दी है, दांत तोड़ दिए हैं, सर की हड्डी फ्रैक्चर कर दी है। तो जैसे समझो कि अब वो बचने लायक ही नहीं रहा। तो मेडिकल रिपोर्ट हुई तो मेडिकल में ना तो वो पसली का कोई इसमें कहीं कहीं टूटी हुई नजर आई, ना दांत टूटा हुआ नजर आया, ना सर की हड्डी टूटी नजर आई। तो मेडिकल की रिपोर्ट ने एक सिद्ध करा कि कुछ नहीं हुआ था, एक हल्की सी चेहरे पे खरोच थी, तो वो आपसी वैसे भी खरोच आ जाती है। तो ये फर्जी मुकदमा बनाया गया। मुकदमे को उतना स्ट्रांगली बनाया गया कि मेडिकल ऑफिसर के लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया, जजों के ऊपर भी दबाव बनाया। आप सोचिए जिस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें किसी को जेल में कितने दिन रख सकते हो? 1 हफ्ता कम से कम बस। और मुझे उसमें 68 डे रहना पड़ा, 68 दिन जेल में रहना पड़ा। 68 दिन जेल में मेरी एक बेल की ऑर्डर की फाइल भी कम से कम 3 सप्ताह तक ऑर्डर पे रखी गई। 3 सप्ताह तक ऑर्डर पास नहीं किया। तो जज जो कहते कि जज सबसे सुपर पावर होती जिले में, वो कहता था कि यहाँ एसपी के आदेश है और जब तक एसपी नहीं कहेगा तब तक हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो एफआईआर की सबसे बड़ी धारा 307 थी। बंटी जी, आपके ऊपर में जो है धम्मदान का आरोप लगाया गया है और उसके बाद धरना स्थल से आपको ऊपर में एफआईआर लिखी गई है बंटी समित पर। देखो, हमारे मित्र ये कह रहे थे कि हम बंटी जी की पैरवी कर रहे हैं, बंटी जी को छुड़वाने के लिए वकीलों से बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पैरवी तो बाद की बात है। उन्होंने सुनीत पाल जी से मेरे ऊपर एफआईआर करवाई और ये एफआईआर कब लिखी गई? ये लिखी गई थी 9 मई को। 9 मई की तारीख याद होगी जब ये सुबह डीएम कार्यालय में जाकर एक ऐसा पेपर था, उस पेपर पे सरकारी पत्र था वो, उसमें लिखा यह गया था कि आप भारत पाकिस्तान के युद्ध के सुरक्षा को ध्यान रखते हुए धरना स्थल को खत्म कीजिए। तो इन्होंने अपने सिग्नेचर करे, बाकायदा पुलिस की वो रिटर्न कॉपी है, उसमें बनते प्रज्ञाशील, आकाश लामा, सुनीत पाल और 2 लोग और थे, इसमें एक वहीं के बोध है। अब जानते हो, एक आदमी का मुझे नाम याद नहीं रहा। 5 लोग थे, 5 लोग हस्ताक्षर 9 मई के हुए और शाम को पुलिस स्टेशन में जाके वो कॉपी सबमिट कर दी। उस पर इन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी कर दिया कि हम ये आंदोलन स्थगित करते हैं। आंदोलन स्थगित की उन्होंने घोषणा करी, वो वीडियो हमारे पास आया और हम वहीं से अपनी टीम को लेकर
धरना स्थल पे 11 बजे पहुंचे। फोर्स वहां लगी हुई थी, 3-4 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई थी, मीडिया बंधु भी यहाँ मौजूद है, ये मनोज अंतानी जी है उस समय मौजूद थे। वहां पहुंचे, हमने कहा कि इनका जो प्रस्ताव जो सरकार को दिया है आंदोलन स्थगित करने का, इसको हम ठुकराते हैं, इससे हम सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं, उसका हमने तर्क ये दिया था कि ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं है, ना तो इस आंदोलन को बनते बिनाचार्य ने खड़ा किया, ना आकाश राम ने खड़ा किया। ये आंदोलन समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया, पूरे देश के बुद्धिस्ट समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया। एक एक चीज को जुटाया है, एक एक रुपया गांव गांव से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, वो चंदा इकट्ठा करके वहां धरना स्थल पे भेजा, जब जाकर धरना स्थल मजबूत हुआ है। तो ये फैसला एक व्यक्ति क्यों ले सकता है? 9 मई आज है, 12 तारीख को पूरे देश में आह्वान किया गया है कि पूरे देश से बुद्धिस्ट समाज बुद्ध पूर्णिमा को बोधगया में आ रहा है। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि भारत पाकिस्तान की सीमा का युद्ध जो है वो क्या बोधगया में लड़ा जा रहा है? ये हम पुलिस वालों से भी कह रहे हैं, ये बात सब पुलिस वालों से हो रही है कि क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध बोधगया के धरना स्थल पे लड़ा जा रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी लग रही है? तो हमने जिस रुख में बोला, जिस तेवर में आके पुलिस से बोला था उस समय, वो सबने देखा और पुलिस को लगा कि बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पुलिस ने धरना स्थल पे हाथ नहीं डाला। यानी पुलिस के पास तो ताकत थी, पुलिस के पास तो ये बहाना था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, चाहती तो धरना हटा सकती थी, और उससे भय हो गया था कि बनते बिनाचार्य के तेवर को देख के पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं दहशत तो पैदा हुई कि रात के 11 बजे आकर पुलिस की आंखों में आंखें डाल के जहां फोर्स खड़ी हो, पत्रकार भी खड़े हुए थे, वो स्थगित आंदोलन हुआ। तो वहां फोर्स है,